नागरिक सत्ता एवं नागरिक अधिकार में क्या अंतर है? सत्ता एवं अधिकार का बहुधा एक ही अर्थ लगाया जाता है, किंतु तकनीकी रूप से इसमें एक बड़ा अंतर है। यह अंतर संप्रभुता का है। सत्ता हमेशा संप्रभु होती है, जबकि अधिकार सशर्त होने के कारण निर्णायक नहीं होते। राजवर्ग प्रजा को लूटने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है, और राजवर्ग की इस लूट को सिर्फ नागरिक सत्ता में वृद्धि करके ही रोका जा सकता है। नागरिक अधिकार राजवर्ग की नकेल कसने में कम साबित होते हैं। कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए राजवर्ग धनिकों ने राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, कानून एवं ज्ञान देने वाली किसी भी किताब में नागरिक अधिकार एवं नागरिक सत्ता के अंतर को नहीं लिखा है, ताकि नागरिक सिर्फ अधिकारों की लड़ाई लड़ने में व्यस्त रहे और नागरिक सत्ता में वृद्धि के प्रस्तावों की उपेक्षा करें। इस जवाब के बिंदु: पहला, सत्ता पावर क्या है? दूसरा, अधिकार राइट क्या है? तीसरा, नागरिकों को लूटने के लिए राजवर्ग एवं धनिकों का गठजोड़। चौथा, नागरिक सत्ता में वृद्धि होने से राजवर्ग धनिकों द्वारा प्रजा को लूटने की शक्ति हमेशा के लिए घट जाती है। पांचवा, राजवर्ग धनिकों का नागरिक सत्ता में बढ़ोतरी पर रोक। छठवां, प्रजा विरोधी नेताओं, कार्यकर्ताओं को चिन्हित करना। सत्ता पावर क्या है? किसी विषय में निर्णायक, अंतिम एवं संप्रभु शक्ति होना सत्ता है, और जब यह निर्णायक शक्ति जनता के पास हो तो इसे नागरिक सत्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए, नागरिक के पास वोटिंग पावर होना नागरिक सत्ता है। वोटिंग पावर सत्ता इसीलिए है क्योंकि जब नागरिकों का बहुमत चुनावी प्रक्रिया का पालन करके किसी व्यक्ति को चुन लेता है तो नागरिकों के इस फैसले को न तो कहीं चुनौती दी जा सकती है और न इसे सही गलत के मापदंड पर तौला जा सकता है। एक बार नागरिकों ने मत शक्ति का प्रयोग करके जिस व्यक्ति को सांसद चुन लिया, अब वही व्यक्ति सांसद बनेगा। कोई अपील नहीं, और यही स्थिति उन सभी पदों के साथ है जो नागरिकों के वोट से चुनकर आते हैं, जैसे विधायक, सरपंच, पार्षद, सभापति आदि। जब नागरिक मत शक्ति का प्रयोग करके कोई फैसला लेते हैं तो यह संप्रभु है, निर्णायक है, अंतिम है, और राजवर्ग को नागरिकों के इस फैसले की समीक्षा का कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है। अतः नागरिकों की मत शक्ति, वोटिंग पावर, नागरिकों की सत्ता है। पेड पाठ्यपुस्तकों में मत शक्ति को मताधिकार कहा गया है, जबकि यह अधिकार न होकर सत्ता है। कुछ और नागरिक सत्ताओं के उदाहरण निम्नलिखित है। रिटेंशन रिव्यू। रिटेंशन इलेक्शन की प्रक्रिया में नागरिक वोट करके यह तय करते हैं कि किसी कार्यरत शीर्ष जज को नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए या नहीं। जजों के निष्कासन की अंतिम शक्ति नागरिकों के पास होने के कारण यह नागरिक सत्ता है। जापान के नागरिकों के पास यह प्रक्रिया मौजूद है, हालांकि यह वोट वापसी की शक्ति की तुलना में कम प्रभावी है। जूरी सिस्टम। जूरी सिस्टम में मुकदमे सुनकर फैसला देने की अंतिम शक्ति, सत्ता नागरिकों के पास होने के कारण जूरी प्रणाली नागरिक सत्ता है, किंतु जज सिस्टम में दंड देने की अंतिम सत्ता जज के पास होती है। असेसर सिस्टम। असेसर सिस्टम में नागरिकों के दो प्रतिनिधि जज के साथ बैठकर मुकदमा सुनते हैं और सजा, रिहाई का फैसला करते हैं। अतः दंड देने की शक्ति में नागरिकों की सहभागिता होने के कारण यह नागरिक सत्ता है। चीन में यह प्रणाली मौजूद है। वोट वापसी प्रक्रियाएं। वोट वापसी में नागरिक बहुमत का प्रयोग करके किसी अधिकारी को निकाल सकते हैं, और नागरिकों के बहुमत द्वारा दिए गए इस फैसले को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। जनमत संग्रह। जनमत संग्रह में नागरिक सरकार के किसी भी फैसले या मामले के बारे में अपना मत प्रदर्शित करते हैं और बहुमत द्वारा प्रदर्शित फैसला ही अंतिम होता है। अभी हाल ही में किया गया ब्रेक्जिट जनमत संग्रह का उदाहरण है। विविध स्तरीय चुनाव प्रणाली। चूंकि इलेक्शन में मत शक्ति का इस्तेमाल होता है, अतः मल्टी इलेक्शन भी नागरिक सत्ता में इजाफा करता है। सार। यदि किसी मामले या विषय में नागरिकों के बहुमत को यदि कोई फैसला लेने, प्रतिभाव देने का हक दिया गया हो और यदि नागरिकों का यह फैसला अंतिम एवं निर्णायक हो, तो कहा जाएगा कि अमुक विषय में सत्ता नागरिकों के पास है, राजवर्ग के पास नहीं। किंतु यदि अंतिम फैसला करने की शक्ति शासन के किसी अंग के पास हो तो यह नागरिक सत्ता नहीं है। अधिकार राइट क्या है? नागरिक अधिकारों में निर्णायक सत्ता जनता के पास न होकर राजवर्ग, शासन के पास ही रहती है, और राजवर्ग अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके जनता के किसी अधिकार को कानूनी रूप से निलंबित, स्तंभित कर सकता है। नागरिक अधिकारों के कुछ उदाहरण। न्याय का अधिकार। भारतीय नागरिकों को न्याय पाने का अधिकार है, किंतु अंतिम रूप से न्याय जज ही देता है।
इस तरह न्याय पाने का अधिकार नागरिकों के पास है, किंतु न्याय देने की अंतिम सत्ता जज राजवर्ग के पास है। सूचना का अधिकार। भारत में सूचना का अधिकार नागरिकों के पास होने के बावजूद सूचना देने की निर्णायक सत्ता सूचना आयुक्त के पास है। सूचना के अधिकार में सत्ता नागरिकों के पास नहीं होने के कारण वे महत्वपूर्ण सूचनाएं नहीं निकलवाई जा सकती है, जो शासन देना नहीं चाहता। उदाहरण के लिए कुछ 2 साल पहले यह सूचना मांगी गई थी कि आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कौन-कौन सी विदेशी कंपनियों से चंदा लिया है। 2 साल से सूचना मांगने वाले कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग आदि के चक्कर लगा रहे हैं। सूचना पाने का अधिकार होने के बावजूद यह सूचना आज तक नहीं दी गई, क्योंकि नागरिकों को सूचना पाने का तो अधिकार है, किंतु सूचना देने की सत्ता शासन के पास है। अतः सूचना का अधिकार एक नागरिक अधिकार है, किंतु नागरिक सत्ता नहीं है। इसी तरह शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आदि कई प्रकार के अधिकार लोकतंत्र का प्रोपेगेंडा खड़ा रखने के लिए भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, किंतु इन सभी अधिकारों पर काफ़ी सारी शरायत यानी टर्म्स और कंडीशन अप्लाई होती है, और सभी मामले में अंतिम शक्ति राजवर्ग के पास ही है। असल में नागरिक सत्ता असली तत्व है और अधिकारों में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अधिकार सिर्फ तब तक काम करेंगे जब मामला प्रजा बनाम प्रजा के बीच है। लेकिन जब प्रजा का राजवर्ग से टकराव होता है तो अधिकार काम नहीं करते। राजवर्ग से प्रजा की रक्षा सिर्फ सत्ता ही कर सकती है। नागरिकों को लूटने के लिए राजवर्ग एवं धनिकों का गठजोड़। राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए, वरना वह प्रजा को लूट लेगा और राज्य का विनाश होगा। प्रजा के अधीन नहीं होने पर राजवर्ग अन्यायपूर्वक दंड लगाकर प्रजा का उसी तरह से भक्षण कर जाएगा जिस तरह मांसाहारी पशु शाकाहारी जीवों को खा जाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश। राजवर्ग के अंग। पहला, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद आदि राजनेता। दूसरा, कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, कर अधिकारी आदि अधिकारी वर्ग। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं लोअर कोर्ट के जज अदालतें। इन तीनों वर्गों के सदस्य राजवर्ग है और इनके जीवन का वही उद्देश्य है जो अमूमन दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना। ज़्यादा पैसा बनाकर अपनी शक्ति में वृद्धि में करना और शक्ति बढ़ने पर और भी ज़्यादा पैसा बनाना, ताकि अपनी शक्ति को और भी बढ़ाया जा सके। पैसा बनाने के लिए ये तीनों वर्ग नेता, अधिकारी, जज आपस में गठजोड़ बना लेते हैं और 24 घंटे नागरिकों को लूटने एवं उनका शिकार करने की टोह में रहते हैं। अब इस गठजोड़ में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक और जुड़ता है, धनिक वर्ग। चूंकि राजवर्ग को पैसा बनाना है और धनिक वर्ग के पास पैसा बनाने के कारोबार है, अतः वे धनिक वर्ग को लाभ देने वाले कानून छापते हैं और बदले में धनिक वर्ग उन्हें पैसा देता है, और फिर धनिक वर्ग अमुक कानून का फायदा उठाकर उस राशि से 100 गुना पैसा बना लेता है, जितना पैसा उसने अमुक कानून छापने के एवज में राजवर्ग को चुकाया है। आमतौर पर धनिक एवं राजवर्ग को जनता का दमन करने में कोई रुचि नहीं होती है, उन्हें बस पैसा चाहिए, किंतु पैसा बनाने के लिए वे अन्यायपूर्वक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, अतः नागरिकों एवं धनिकों, राजवर्ग में घर्षण बढ़ जाता है। नागरिकों को राजवर्ग, धनिक नामक उपरोक्त शिकारियों से निरंतर खतरा है, और शिकार करने के लिए उनके पास काफ़ी ताकत है। उनके पास पैसा वसूलने के लिए उल्टे सीधे कानून छापने की शक्ति है, पकड़ने के लिए पुलिस है और दंड देने के लिए अदालतें हैं, और यदि नागरिक हिंसक प्रतिरोध करते हैं तो सेना है। नागरिक सत्ता में वृद्धि होने से राजवर्ग द्वारा प्रजा को लूटने की शक्ति हमेशा के लिए घट जाती है। राजवर्ग, धनिकों की लूट दमन को आप तीर, चाकू, भालों की संज्ञा दे सकते हैं। राजवर्ग की तरफ से निरंतर तीरों की यह बारिश चलती रहती है। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वे आपका खून निकाल लेंगे। यदि नागरिकों ने नीचे बैठकर या दाएं बाएं होकर तीरों से बचने का कोई रास्ता निकाला है, तो वे भाले निकाल लाएंगे, और आप सामने के भालों से निपटेंगे, उतने में वे आपके पीछे से चाकू या तलवार चलाकर आपका खून निकाल लेंगे। उन्हें आपको जान से नहीं मारना है, उन्हें आपका खून अर्थात पैसा चाहिए। अतः आपका खून पैसा निकालने के बाद वे आपको छोड़ देंगे। जब आप में नया खून बन जाएगा तो वे फिर से अपनी बोतल लेकर आ जाएंगे और कोई न कोई तिकड़म लगाकर फिर से आपका खून निकाल लेंगे। नागरिक चिल्ला चोट करते रहेंगे और राजवर्ग एवं धनिक नागरिकों को नई नई तरकीबें लगाकर लूटते रहेंगे।
वे अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर हर समय आपका खून निकालने के लिए मुस्तैद है। उनका दिमाग 24 घंटे इसी दिशा में काम करता है कि किस तरह वे प्रजा ज़्यादा से ज़्यादा लूट सकते हैं। सिर्फ मौका मिलने की देर है। जब चमगादड़ किसी पशु का खून पीना शुरू करता है तो उसके सलाइवा में मौजूद रसायन उस हिस्से को सुन्न कर देता है। सुन्न हो जाने के कारण पशु को खून निकलने का पता नहीं चलता। पेड मीडिया का मुख्य काम नागरिकों के शरीर दिमाग को सुन्न करके रखना है, ताकि जब खून निकाला जाए तो आपको एहसास न हो। अब मान लीजिए कि आप एक नागरिक हैं और आपके सामने निम्नलिखित परिस्थिति है। क आकर आपसे कहता है कि यदि मुझे राजा बना दिया जाता है तो मैं नागरिकों का खून निकालने के लिए कोई तीर, भाला, तलवार नहीं चलाऊंगा और न ही राजवर्ग के किसी सदस्य को ऐसा करने दूंगा। किंतु यदि आप उससे कवच और ढाल मांगते हैं ताकि आप निरंतर चलने वाले इस द्वंद्व से खुद की रक्षा कर सके तो वह आपको कवच, ढाल धारण करने की शक्ति देने से इनकार कर देता है। एक और सज्जन ख आकर आपसे कहता है कि शासन द्वारा प्रहार के लिए प्रयुक्त किए जा रहे भालों ABCDEFGH में से भाला C बहुत ही घातक है और मैं आपको C नंबर के भाले से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। किंतु यदि आप उससे कवच और ढाल मांगते हैं ताकि आप निरंतर चलने वाले इस द्वंद्व से खुद की रक्षा कर सके तो वह आपको कवच, ढाल धारण करने की शक्ति देने से इनकार कर देता है। एक व्यक्ति ग आकर आपको कहता है कि नागरिकों को कवच, ढाल धारण करने की शक्ति दी जानी चाहिए ताकि वे हमेशा के लिए खुद की रक्षा कर सके। मुझे नहीं पता कि आप उपरोक्त में से किस विकल्प को चुनेंगे, किंतु मैं ग के प्रस्ताव को चुनूंगा, क्योंकि यदि एक बार नागरिकों के पास ढाल, कवच धारण करने की शक्ति आ जाती है तो वे हमेशा के लिए राजवर्ग एवं धनिक के तीरों, भालों, तलवारों से खुद को बचा सकेंगे। यहाँ नागरिकों का ढाल, कवच का स्वामी होना और इसे धारण करने की शक्ति होना नागरिक सत्ता है, ताकि प्रजा खुद राजवर्ग एवं धनिकों के हमलों से निरंतर अपनी रक्षा कर सके। नागरिक सत्ता होने से मतलब आपके पास उस मकान का स्वामित्व साबित करने वाले कानूनी दस्तावेज है जिसमें आप रह रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वे आपको बेदखल कर सके। जबकि नागरिक अधिकार वह किराए का मकान है जो आपको रहने के लिए दिया गया है, और शासन किसी भी दिन आपसे यह मकान छीन सकता है। भारत में जब गोरों का शासन था तो नागरिकों के पास कोई भी शक्ति, सत्ता नहीं थी, और सिर्फ इस वजह से गोरों का दमन बढ़ गया था। जब अंग्रेज भारत से गए तो सत्ता का हस्तांतरण कांग्रेस को कर गए थे। यदि आज़ादी आने के बावजूद भारतीयों को मत शक्ति, वोटिंग पावर नहीं दी जाती तो कांग्रेस के नेता अगले 10 साल में भारतीयों का इतना चमड़ा उधेड़ देते कि भारतीय फिर से इंग्लैंड जाकर अंग्रेज़ों को बुला लाते ताकि वे इन नेताओं से छुटकारा पा सके। और आज भी भारत के विधायक नेता आपकी और हमारी किडनियां निकालकर विदेशियों को बेच देने के प्रोग्राम को सिर्फ इसीलिए मुलतवी कर रहे हैं क्योंकि भारतीयों के पास मत शक्ति के रूप में एक ढाल है। आप जैसे ही यह ढाल हटाएंगे राजवर्ग आपकी किडनी निकालने के लिए दरवाजा खटखटा देगा। ब्रिटेन पूरी दुनिया से इसलिए आगे निकल गया क्योंकि वहां के कार्यकर्ताओं ने 12वीं सदी में राजा की गर्दन दबाकर जूरी में आने की शक्ति पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। ब्रिटेन में नागरिकों के पास वोटिंग पावर 1920 के आसपास आए थे, किंतु जूरी सत्ता की ढाल होने कारण वे राजवर्ग एवं धनिकों से खुद की रक्षा कर पाए। वोटिंग पावर की तुलना में जूरी पावर ज़्यादा बेहतर ढाल है। वोटिंग पावर सिर्फ एक दिन के लिए मिलती है, और जिस दिन नागरिक वोट करके आता है उसी समय वह अपनी ढाल भी राजवर्ग के पास जमा करके आ जाता है। अब अगले 5 वर्षों तक नागरिक के पास कोई ढाल नहीं है। इसके उलट जूरी पावर कभी निलंबित नहीं होता और निरंतर नागरिक इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। किसी देश में रोज सैकड़ों झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज होते हैं और नागरिक निरंतर जूरी में जाकर मुकदमे सुनते हैं और फैसले देते हैं। अतः जिस देश के नागरिकों के पास जूरी पावर है वहां राजवर्ग की दमन शक्ति में तेजी से गिरावट आ जाती है। अमेरिका के नागरिकों के पास राजवर्ग से खुद को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ढालें एवं इंतजामात है। अमेरिकियों के पास 5 प्रकार की सत्ता है जिनका इस्तेमाल वे राजवर्ग एवं धनिकों से खुद को बचाने के लिए करते हैं। पहला, उनके पास मत शक्ति, वोटिंग पावर है। दूसरा, जनमत संग्रह की शक्ति, रेफरेंडम भी है। तीसरा, जूरी में आने की सत्ता, जूरी पावर भी है। चौथा, वोट वापसी की शक्ति, रिकॉल पावर भी है। पांचवा, विविध स्तरीय चुनाव प्रणाली, मल्टी इलेक्शन भी है। और इसके अलावा अमेरिकन नागरिकों के पास बंदूक रखने की शक्ति भी है।
ताकि कोई जनरल जिया या मुशर्रफ आकर नागरिकों की उपरोक्त सत्ता का निलंबन न कर दें। इस तरह नागरिकों के पास यदि बंदूक नहीं है तो ये सभी नागरिक सत्ताएं अनाथ संतानें हैं। बंदूक इन सभी सत्ताओं की माँ है, जो सभी नागरिक सत्ताओं की रक्षा करती है। सार यह है कि जिस देश में नागरिक सत्ता के रूप में ढालों की संख्या बढ़ जाती है, वहाँ पर राजवर्ग द्वारा नागरिकों के अन्यायपूर्वक शोषण करने की शक्ति में कमी आती है, और जिस देश के नागरिकों के पास नागरिक सत्ता के रूप में कम ढाले हैं वहाँ पर राजवर्ग एवं धनिकों द्वारा किए जा रहे शोषण में इजाफा हो जाता है। नागरिकों के पास जितनी कम ढाले होंगी शोषण दमन उतना ही बढ़ जाएगा। राजवर्ग एवं धनिक वर्ग का नागरिक सत्ता में बढ़ोतरी पर रोक। पिछले 10,000 वर्षों से दुनिया की सभी सभ्यताओं में राजवर्ग नागरिकों को सत्ता देने के जबरदस्त खिलाफ रहा है। जब तक खून की नदियां ना बहने लगे तब तक राजवर्ग नागरिकों की सत्ता बढ़ाने वाली प्रक्रियाएं कभी लागू नहीं करता। असल में यह छीनने की चीज है, मांगने से कभी भी मिलती नहीं है। यदि राजवर्ग एवं धनिक यदि नागरिकों को सत्ता दे देते हैं तो वे नागरिकों को आसानी से लूट नहीं पाएंगे। आप राजवर्ग से अधिकार मांगेंगे तो वे आपको टर्म्स और कंडीशन अप्लाई वाला अधिकार दे देंगे, लेकिन सत्ता किसी भी सूरत में नहीं देंगे। यदि आप अपने जिले, राज्य में मास्क वैक्सीन अनिवार्य का कानून डालने का विरोध करेंगे तो वे आपके जिले, राज्य में मास्क वैक्सीन अनिवार्य का कानून नहीं डालेंगे, लेकिन वे ऐसी प्रक्रिया कभी लागू नहीं करेंगे कि जिले, राज्य के नागरिक जनमत संग्रह की शक्ति का प्रयोग करके सीधे इस कानून को रद्द कर सके। यदि आप निर्भया रेप केस के आरोपियों को फांसी देने की मांग करेंगे तो वे उन्हें फांसी दे देंगे, लेकिन नागरिकों को यह पावर कभी नहीं देंगे कि देश के नागरिक जूरी में आकर सीधे इसका फैसला दे सके। यदि नागरिक किसी मंत्री को निष्कासित करने की मांग करेंगे तो वे अमुक मंत्री को निष्कासित कर देंगे, लेकिन नागरिकों को यह शक्ति कभी नहीं देंगे कि नागरिक बहुमत का प्रदर्शन करके सीधे किसी मंत्री को नौकरी से निकाल सके। यदि आप अपने जिले के एसपी को ट्रांसफर सस्पेंड करने की मांग करते हैं तो वे एसपी को बर्खास्त कर देंगे, लेकिन जिले के नागरिकों को यह शक्ति नहीं देंगे कि वे अपने जिले के एसपी को सीधे निष्कासित करने के लिए बहुमत का प्रयोग कर सके। और इस तरह के हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं। वे आपको फ्री स्कूल देंगे, अस्पताल देंगे, भत्ते देंगे, रोजगार देंगे, फ्री अनाज राशन देंगे, सड़कें, पुल, विकास सभी कुछ दे देंगे, लेकिन जैसे ही आप उनसे नागरिक सत्ता व वृद्धि करने वाली प्रक्रियाएं लागू करने को कहेंगे राजवर्ग की आंखें लाल हो जाती है। सार यह है कि राजवर्ग एवं धनिक वर्ग नागरिकों को सीधे निर्णायक सत्ता शक्ति देने से अत्यंत घृणा करता है। अब मैं आपको एक व्यावहारिक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करता हूं कि कैसे नागरिक सत्ता में वृद्धि करने वाली प्रक्रियाएं खेल को पूरी तरह पलट कर रख देती है, हमेशा के लिए। नीचे मैंने नागरिक सत्ता बढ़ाने वाली टीसीपी की 3 धाराओं की एक प्रक्रिया दी है, और मान लीजिए कि मुख्यमंत्री अपने राज्य में नीचे दी गई प्रक्रिया को लागू कर देते हैं। URL: यदि कोई मतदाता जिला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर कोई शपथपत्र प्रस्तुत करता है तो जिला कलेक्टर 20 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर एफिडेविट स्वीकार कर लेगा और एक विशिष्ट सीरियल नंबर जारी करेगा। कलेक्टर यह शपथपत्र मतदाता के वोटर ID नंबर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके रखेगा, ताकि कोई भी नागरिक इसे बिना लॉगिन के देख सके। यदि कोई मतदाता धारा उपरोक्त धारा के तहत प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर अपनी स्वीकृति दर्ज कराना चाहे तो वह पटवारी कार्यालय में 3 रुपये का शुल्क देकर अपनी हाँ दर्ज करवा सकता है। पटवारी इसे दर्ज करेगा और मतदाता की स्वीकृति को मतदाता के वोटर ID नंबर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर देगा। यदि किसी शपथपत्र पर राज्य के कुल मतदाताओं के 51% मतदाता हाँ दर्ज कर देते हैं तो मुख्यमंत्री अमुक शपथपत्र पर कार्यवाही करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। यह प्रक्रिया किस तरह का बदलाव ले आती है? मान लीजिए कि राज्य केंद्र सरकार ने मास्क अनिवार्य का कानून लागू किया है। नागरिक उपरोक्त प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली धारा का इस्तेमाल करके कोई भी नागरिक मास्क अनिवार्य के कानून को रद्द करने का एक शपथपत्र प्रस्तुत कर सकेगा। दूसरी धारा का इस्तेमाल करके राज्य के नागरिक इस कानून को खारिज करने के लिए अपनी स्वीकृति दर्ज करवा सकेंगे। और जब किसी राज्य के 51% नागरिक अपनी स्वीकृति दर्ज करवा देंगे तो मुख्यमंत्री इस कानून को हटा देंगे। और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके राज्य के नागरिक स्वयं उन सभी गलत कानूनों को बहुमत का प्रदर्शन करके सीधे रद्द कर सकते हैं, जिन कानूनों को हटाना चाहते हैं।
और नागरिक बहुमत का प्रदर्शन करके उन कानूनों को लागू करवा सकते हैं जिन कानूनों को वे लागू करवाना चाहते हैं। और राज्य की तरह किसी जिले के नागरिक भी बहुमत का प्रदर्शन करके ये फैसले ले सकेंगे सीधे। तो यह एक उदाहरण है जो इस बात को स्पष्ट करता है कि नागरिक सत्ता बढ़ाने वाली प्रक्रियाएं किस पैमाने का बदलाव ला सकती है। ऊपर दी गई प्रक्रिया में शासन का कोई दखल नहीं है। पूरी प्रक्रिया नागरिकों द्वारा ही शुरू की गई है और सरकार के किसी फैसले को खारिज स्वीकार करने की अंतिम शक्ति भी नागरिकों के पास है। यह एक जनमत संग्रह के सदृश प्रक्रिया है और यह नागरिक सत्ता की श्रेणी की प्रक्रिया है, अधिकार नहीं। दूसरे शब्दों में, ऊपर दी गई प्रक्रिया एक ढाल की तरह है, क्योंकि एक बार जिस देश, राज्य, जिले में यह प्रक्रिया लागू हो जाती है वहां के नागरिकों को किसी गलत फैसले को पलटने के लिए कभी भी किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रजा विरोधी नेताओं, कार्यकर्ताओं को चिन्हित करना। मुझसे कई कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर यह पूछा जाता है कि अमुक नेता कार्यकर्ता कैसा है, या अमुक नेता कार्यकर्ता के बारे में मेरा क्या विचार है। और जब भी मुझे यह चिन्हित करना होता है कि अमुक नेता, कार्यकर्ता, समाजसेवी, लेखक, बुद्धिजीवी, कलाकार आदमी प्रजा की तरफ है या राजवर्ग के पाले में है, तो मैं उसे सिर्फ इस कसौटी पर परखता हूं कि अमुक व्यक्ति प्रजा को ढाल देने की प्रक्रियाओं का समर्थन कर रहा है या प्रजा को ढाल देने वाली प्रक्रियाओं के खिलाफ है। और जब मैं लोगों के चरित्र को इस कसौटी पर कसता हूं तो मुझे इतिहास से लेकर वर्तमान तक के सभी महान लोग नंगे नजर आने लगते हैं, क्योंकि ये सभी नेता, कार्यकर्ता नागरिकों को सिर्फ टर्म्स और कंडीशन अप्लाई वाला अधिकार दिलाना चाहते हैं, किंतु नागरिकों की सत्ता में वृद्धि करने का विरोध करते हैं। 1947 के जवाहरलाल से लेकर 2020 में मोदी साहिब तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री हुए हैं, मुझे वे सभी नेता प्रजा विरोधी नजर आने लगते हैं। कोई अपवाद नहीं। इन सभी लोगों ने अच्छा शासन किया या बुरा शासन किया, यह दीगर बात है। वे कितने न्यायप्रिय थे और कितने निर्मम थे, इसे भी जाने दीजिए। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत के ये सभी नेता प्रजा की सत्ता में इजाफा करने के सख्त खिलाफ थे। कोई अपवाद नहीं, कोई भी अपवाद नहीं। और वे प्रजा की सत्ता में इजाफा करने के खिलाफ इसीलिए थे क्योंकि वे स्वयं राजवर्ग का हिस्सा थे। भारत में पिछले 70 सालों में आज तक जितने भी विधायक, सांसद और इनकी संख्या लाखों में हुए हैं, उनमें से किसी भी विधायक, सांसद ने अपनी जिंदगी में कभी भी प्रजा की सत्ता बढ़ाने वाले किसी भी कानून का समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरा जोर लगाकर उन सभी कानून प्रक्रियाओं का विरोध किया जिससे नागरिकों की शक्ति में इजाफा हो। एक भी अपवाद नहीं, एक भी नहीं। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने आज तक किसी भी कथित महान और कथित ज्ञानी इंसान को नागरिकों की सत्ता में वृद्धि करने वाली प्रक्रियाओं का समर्थन करते नहीं पाया। इसीलिए राजवर्ग के शक्ति में इजाफा करने वाले कानूनों का समर्थन एवं प्रजा की शक्ति बढ़ाने वाले कानूनों का विरोध करने वाले इन सभी महान, ज्ञानी लोगों से मुझे अत्यंत घृणा है। कोई अपवाद नहीं। इन सभी महान, बुद्धिजीवियों, ज्ञानियों ने जनता को गुमराह किया और उन्हें ढाल विहीन बनाए रखने में कोई कसर नहीं रखी ताकि राजवर्ग प्रजा का शिकार करते रह सके। और उन्होंने नागरिक सत्ता को बढ़ाने वाले सभी प्रस्तावों का इसीलिए विरोध किया क्योंकि या तो वे खुद राजवर्ग में शामिल थे या फिर राजवर्ग से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि जब भी वे इतिहास के किसी महान व्यक्ति, ज्ञानी, बुद्धिजीवी, नेता के योगदान की पड़ताल करे तो उसे सबसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या वो नागरिक सत्ता में इजाफा करने वाले प्रस्तावों का समर्थन कर रहा था। और आप पाएंगे कि सभी कथित महान व्यक्ति, राजनेता इस मुद्दे पर जानबूझकर खामोश थे, क्योंकि वे राजवर्ग धनिकों की आंख की किरकिरी नहीं बनना चाहते थे। हम रिकालिस्ट, आज़ादी आने से भारतीय नागरिकों को सिर्फ मत शक्ति, वोटिंग पावर मिली, और जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि नागरिकों को राजवर्ग से बचाने के लिए यह अकेली ढाल पर्याप्त नहीं है। हम भारत में कार्यकर्ताओं का एकमात्र समूह है जो जनता को सत्ता दिलाने वाली कानून प्रक्रियाओं की मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। हम टर्म्स और कंडीशन अप्लाई के वाले थोथे अधिकारों की मांग करने वालों की फहरिस्त का हिस्सा नहीं है। हम प्रजा को ढाल दिलाने की लड़ाई में हैं। हमारा उद्देश्य नागरिकों को कवच, बख्तर, ढाल से लैस कर देना है ताकि नागरिक राजवर्ग के हमलों से खुद को प्रभावी ढंग से बचा सके। हमेशा के लिए जूरी कोर्ट और वोट वापसी पासबुक वह ढाल, कवच है जो जनता की सत्ता में इजाफा करेगी ताकि वे राजवर्ग के भ्रष्टाचार से खुद की रक्षा कर सके।
हमेशा के लिए। अधिक जानकारी के लिए लिंक को खोलें।